नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। उसी संबंध में आज हम बात करेंगे ऋतुराज जी से। पहले आपका परिचय करा दूं। ऋतुराज जी का स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से हुआ है, स्नातक किरोड़ीमल कॉलेज से, और पिछले यूजीसी नेट जून की परीक्षा में उन्होंने JRF क्वालिफाइड किया है और वर्तमान में ये हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र के रूप में है। स्वागत है ऋतुराज जी आपका। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सवालों की लिस्ट पे जो हिंदी साहित्य से नेट के विषय में हम विशेषतः सेकेंड पेपर की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर की बात करेंगे अलग से, अलग वीडियो में, ठीक है। सवालों की लिस्ट हमारे पास है, हम एक करके सवाल बात करेंगे, इनसे जानेंगे उसके विषय में। सबसे पहले आपका सवाल है कि जिससे कि समय बहुत कम है, अक्टूबर ये बीतने वाला है, दिसंबर में एग्जाम है, इतने कम समय में टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, पढ़ाई कैसे हो पूरी तरीके से? देखिए, ये बहुत सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि लगभग अब 2 महीने समय बचे हुए हैं। अब दरअसल ये जो 2 महीना समय है, मैं ऐसा समझता हूँ कि इस 2 महीने समय का आप उपयोग कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है। इस एग्ज़ाम की टेंडेंसी को या इस एग्ज़ाम के पैटर्न को, नेचर को अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि आपसे 6 महीने की डिमांड करे, जो कि आपसे 1 साल की डिमांड करे, ऐसा नहीं है। दरअसल ये एग्ज़ाम अपने आप में अगर आप इसके पैटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये विशेष करके हिंदी के बच्चों के लिए 150 में 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो ऐसे में आपका JRF हो जाता है। 150 में अगर आप 100 सही कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 50 क्वेश्चन गलत करने की आपके पास गुंजाइश है। निगेटिव मार्किंग है नहीं, यानी कि हर 3 में 2 प्रश्न आपको सही करने हैं। तो आप एक स्ट्रेटजी तो ये भी हो सकती है कि समय को लेकर के कि जो ऐसे पोर्शन जो कि आपके लिए बहुत लेंथी हैं आप उनको छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि सामान्यतः 2 से 3 महीने की ही तैयारी की जानी चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को 1 साल तैयारी करके लगा रहे हैं, 1 साल दिन रात पढ़ रहे हैं और तब इस एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं, 2 साल तैयारी करके निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो इस हिसाब से हिंदी विभाग के बच्चे UPSC तो फिर 20 साल में कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत पीछे खींच लेंगे। हमें कायदे से 3 से 4 महीने तो बहुत सफिशिएंट है इस परीक्षा के लिए। निगेटिव मार्किंग है नहीं, मैंने पहले भी बताया। तो 2 महीने समय पर्याप्त हैं। बस इन 2 महीने समय का उपयोग कैसे किया जाए। मैं समझता हूं कि 2 महीने समय में आप 10 घंटे से 11 घंटे 12 घंटे भी आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि और कोई काम है नहीं आपके पास। ये परीक्षा, एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये परीक्षा जो है, ये कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके सवालों से आप अब तक रूबरू नहीं हुए। अगर आपने 5 साल हिंदी साहित्य पढ़ा है या फिर मिनिमम आपने 2 साल तो पढ़ा ही होगा मास्टर्स में, तभी आप नेट JRF का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप 2 साल भी हिंदी साहित्य पढ़े हैं तो हिंदी साहित्य की बारीकियों से आप वाकिफ़ हो गए हैं। 100 क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य से आने हैं आप उनको बखूबी जानते हैं। अब आपने जो 2 साल पढ़ा है उसका टेस्ट होना है एक प्रकार से ये। तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिससे कि आप परिचित नहीं हैं, बस रिवीजन आपको करना है। जो अगर आपने ढंग से साहित्य को पढ़ा है, तो अगर आप किसी मजबूरी में हिंदी साहित्य लिए थे, मजबूरी में आपने ग्रेजुएशन किया था, मजबूरी में आपने मास्टर्स किया, तब जरूर हो सकता है कि आपके लिए मजबूरी में आपको ये भी करना पड़े, और हो सकता है कि मजबूरी हो ये। अर्थात टाइम पर्याप्त है आपके हिसाब से जी। बात करते हैं इस पूरे 2 महीने जो समय आपने बताया, इसमें स्ट्रेटजी क्या हो हिसाब से अगर आप बता दें, आपके 10 यूनिट जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से बता सकें आप थोड़ा सा चीज़ें लेकर। जी, स्ट्रेटजी के लिए मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेटजी के रूप में मैंने, सबको पता है, मेरे दोस्तों को या आप लोग भी जो मुझे जानते हैं सोशल मीडिया पर, जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको सबको पता है कि मैं एक समय तक बाकायदा डिबेट में एक्टिव था, और उसके बाद जब 34 to 38 डेज़ जब बचे थे तब जाकर के मैंने तैयारी शुरू करी थी। स्ट्रेटजी मैंने जो विशेष करके फॉलो किया वो ये कि चूँकि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास ऑब्जेक्टिव रूप से कभी नहीं पढ़ा था उस तरीके से जिस तरीके का पैटर्न इस एग्ज़ाम का है, ऐसे में मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि वो पोर्शन जिससे कि 15 से 20 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वेटेज उसका है, लेकिन वह सेक्टर, वह भाग जो है यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत लेंथी है। अगर आप वो पढ़ने जाएं तो 2 महीने तो उसमें ही लग सकते हैं ढंग से पढ़ने के लिए। और मैं फिर कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ करके ये दावा करे कि ढंग से पढ़ लिया हो तब भी कि वो 20 में 20 प्रश्न सही कर देगा। नहीं कोई कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 करेगा। अगर आप 20 में अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ें और आप तुक्के लगाएं तब भी आपके जो है 5 से 6 हो जाएंगे सही। तो अंतर कितने का आया? 10 क्वेश्चन का अंतर आया। आपके 5 हुए, उसके 15 हुए। तो इस 10 क्वेश्चन के अंतर के लिए अगर आप 1.5 महीना समय लगा दे रहे हैं, 1 महीना समय लगा दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी भूल है।
मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं पढ़ें, क्योंकि इस पूरे हिंदी विभाग के हिंदी विषय के सेक्शन में जो सबसे लेंथी जो सेक्टर है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। ऐसे केस में अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, और बाकी चीज़ों पर लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। मैं अब एक एक करके बताता हूं कि क्या क्या आपको कैसे कैसे पढ़ना होगा स्ट्रेटजी के लिए। भाषा पहला जी, यूनिट 1 जो भाषा है उसको आप दृष्टि से पढ़ सकते हैं। मैंने वहीं से पढ़ा था, और मैं ये बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूं कि जहां से मैंने पढ़ा सिर्फ वहीं से प्रश्न आए थे या वहीं से बच्चों का सिलेक्शन होता है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने आया हूँ। मैंने यूनिट 1 भाषा का पोर्शन दृष्टि से पढ़ा था और बहुत बारीकी से पढ़ा था। दूसरा कि यूनिट 2 को तो मैंने छोड़ दिया। यूनिट 3 जो कि काव्यशास्त्र है, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, वो भी मैंने दृष्टि से पढ़ा। और यूनिट 4 जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि है, वो भी मैंने दृष्टि से पढ़ा। इन 3 को जो है आप वैचारिक, इन 3 को जो है तीनों दृष्टि से सफिशियंट है। ये मोर देन एनफ है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर सवाल कभी नहीं जाते हैं। दूसरी बात, अब आता है टेक्स्ट का पोर्शन। कई बार है कि हिंदी साहित्य का लेंदी है, कई बार लोगों को टेक्स्ट भी लेंदी लगता है। इसके लिए स्ट्रेटजी के लिए मैं यही कहूँगा इसमें कि आपकी बुक लिस्ट भी आते जाएगी स्ट्रेटजी के साथ साथ। यूनिट 5वां जो कविता का यूनिट है, उसमें कई कविताएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, आप उनको पढ़ेंगे और बार बार भूल जाएंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसी रचनाओं के लिए जिन कविताओं को आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप उनको तो रिवीजन करते रहिए। या जो छोटी छोटी कविताएं हैं, छायावाद के कवियों की जो छोटी छोटी रचनाएं हैं, आप वो पढ़ लीजिए। अन्य भी जो छोटी छोटी रचनाएं लगी हुई हैं, आप वो सब, नागार्जुन की लगी हुई हैं, जो धूमिल की लगी हुई हैं, आप उन सबको एक बार रीडिंग दे लीजिए, कविताएं सर्च करके, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो। और ये करने के बाद आप जैसे ही आपने ये टेक्स्ट पढ़ लिया, इसका कुछ चीज़ों के टेक्स्ट आप छोड़ भी सकते हैं। हिंदी कविता में जो बड़े बड़े सेक्शन हैं उनको छोड़ भी सकते हैं। आपको 150 में 150 नहीं लाने हैं। ऐसे केस में आप क्या कीजिए कि आप जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जहां से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर इवन दृष्टि के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, और क्वेश्चन सॉल्व करके आप वहां से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। यूनिट 6 उपन्यास का, जो कि सबसे लेंथी फिर से माना जाता है कि भाई 13-14 उपन्यास हैं, कैसे पढ़े जाएं। ऐसे केस में प्रभात प्रकाशन के जो नोट्स आए हैं वो बहुत हेल्पफुल है। मुझे तो बहुत मदद मिली। एक चीज़ के प्रति मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स गलत भी हैं, लेकिन वो जो फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ते पढ़ते आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये फैक्ट गलत है। आप फिर वो फिल्टर कर लेंगे खुद से। लेकिन इसके अलावा शॉर्टकट में अगर पढ़ना हो तो प्रभात प्रकाशन के जो नोट्स आए हैं, टेक्स्ट के सभी पोर्शन के, कहानी को छोड़ करके 5 सेक्शन के उसके नोट्स आए हुए हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं। आप एक एक सेक्टर पढ़िए, एक एक सेक्शन पढ़िए, और उसके बाद आप चले जाइए उसके नोट्स को पढ़ लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद कहानी का पोर्शन है। कहानी बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आप सारी कहानियाँ पढ़ जाइए टेक्स्ट में। इसके बाद आता है नाटक का पोर्शन। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ये सब बड़े बड़े नाटक हैं। आप चाहे तो इनको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाकी नाटकों को आप पढ़ जाइए, एक एक करके पढ़ जाइए नाटक। और एक चीज़ मैं और बहुत विशेष रूप से जहाँ पर एक चीज़ के प्रति विशेष रूप से मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा, वो ये कि आपको टेक्स्ट पढ़ते हुए बहुत बारीकी से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ें आपको अटपटी लग रही हैं, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि परीक्षा में नहीं पूछी जा सकती हैं, आपको वहीं पढ़ना है। क्योंकि एनटीए का जो पैटर्न बदला है इस बार से, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं जो कि आमतौर पर बच्चे छोड़ देते हैं। इस बार एक परीक्षा गुरु के जो उसमें जो सेक्शन लगे हुए हैं, परिच्छेद हैं, उनसे एक सवाल था कि इसमें से कौन कौन से परिच्छेद उसके अंग हैं। तो ये ऐसे ऐसे तमाम सवाल हो सकते हैं कि भाई कौन से पात्र का क्रम क्या है, कौन पहले आए हैं, कौन बाद में आए हैं। नाटक पढ़ते हुए विशेष, बिल्कुल, आप कौन से नाटक में कौन से गीत हैं, कौन गा रहा है, कौन से गीत पहले गाए गए हैं, कौन से बाद में हैं, कौन से गीत छंद में है, कौन से नहीं है। तो इस तरीके से आप हर एक नाटक को बहुत बारीकी से पढ़िए टेक्स्ट को, और नोट्स बनाते जाइए। एक नाटक लगा है आगरा बाजार, वो समझ नहीं आता वो पढ़ें कि ना पढ़ें। नहीं, आगरा बाजार, आप इस बार उससे एक प्रश्न भी आया था, बाजार आसोब करके, उससे सवाल था कि उस जो नज्म है उसका नाम क्या है। आप एक बार पढ़ जरूर लीजिए, सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए, आप समझ में आए ना आए, लेकिन आप पॉइंट्स बना लीजिए, क्योंकि आपकी समझ के अनुसार वहाँ पर प्रश्न नहीं है, आपको समझ करके लिखना भी नहीं है, ये फैक्चुअल एग्जाम है। तो अब इस नाटक के बाद आता है निबंध का सेक्शन। निबंध जो है आप पूरा टेक्स्ट पढ़ जाइए निबंध का, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको अवेलेबल हो। और उसके बाद फिर से मैं कहूँगा प्रभात प्रकाशन के नोट्स देख लीजिएगा। और इसके बाद आता है अन्य गद्य विधाएं। ये बहुत परेशान करता है। हाँ, ये भी परेशान करता है। इसमें जो 14 इसमें जो है टॉपिक लगे हुए हैं,
और 14 टॉपिक में 4 टॉपिक तो बहुत सरल से हैं। जामुन का पेड़ है, उसमें भोलाराम का जीव है, फिर माटी की मूर्तें हैं, और माटी की मूर्ति के बाद एक और है महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो ये चारों सेक्शन जो है आप पढ़ लीजिए, इन चारों टॉपिक्स को। इनके अलावा जो 10 टॉपिक हैं उनको आप प्रभात प्रकाशन से फिर से जो है एक एक करके आप देख लीजिए, उन फैक्ट देख लीजिए, उनके पात्रों के नाम देख लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो टेक्स्ट को आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। और अब परीक्षा का जो पैटर्न है वो टेक्स्ट बेस्ड ज़्यादा हो गया है, तो टेक्स्ट को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। पांच स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसमें से पूछ रहे हैं कि ये कौन से 3 स्टेटमेंट्स टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, तो बहुत बारीकी से आपको टेक्स्ट को पढ़ना है। और इस तरीके से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप फिर निश्चित रूप से इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर इसमें कितना उपयोगी है सॉल्व करना, कोई और बताएं आप बुक्स प्रीवियस ईयर के लिए? बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, इस एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हैं। और इसके लिए मार्केट में एक नई किताब आई है यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की, जो कि बहुत हेल्पफुल है। और इसमें बिल्कुल नवीन तरीके से प्रश्नों का जो है उत्तर भी दिया गया है और उसके बारे में चर्चा भी की गई है। तो ये किताब बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहीं पे मैं बता दूं कि यूथ कंपटीशन की ये जो किताब है पेपर 1 के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो है किताब आई है बहुत हेल्पफुल है। तो आप उस किताब से क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करते करते आपको आपकी टाइमिंग का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने मिनट में आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो किताबों की बात हो गई। एक सवाल ये है कि ऐसे कुछ प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं, हम कितना भी पढ़ लें लेकिन वहाँ देखने में लगता है कि ये तो हमारे पढ़ने से छूट गया, नया देते हैं, उसको कैसे हल करें? जी बिल्कुल, और ये सिर्फ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इसका कोई अपवाद नहीं है। हर एग्ज़ाम में दरअसल ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बहुत टफ लेवल के होते हैं या देखे गए न प्रश्न होते हैं जो कि टेक्स्ट से बहुत कम रिलेटेड होते हैं, ऐसा होता है। इस बार भी एक प्रश्न आया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को कहाँ समाप्त करने की घोषणा की गई थी। ये बहुत हार्ड प्रश्न है। जैसे कि एक प्रश्न आया था, मैं बताऊँ आपको, कि बाल गंगाधर तिलक, उसमें कि 5 स्टेटमेंट्स थे वैचारिक पृष्ठभूमि से, और उसमें ये पूछा गया था कि इसमें से तिलक के कौन से 3 कथन हैं। ऐसे सवाल, मैंने ये सवाल नहीं पढ़ा था, मैंने इस सवाल के लिए प्रिपेयर नहीं था मैं। ऐसे में क्या कीजिए आप कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कीजिए, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और आप एलिमिनेट कीजिए। मैंने क्या किया कि 5 स्टेटमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता था कि तिलक के कौन से 5 स्टेटमेंट्स हैं, और ऐसा ही प्रश्न जो है विवेकानंद के लिए भी आया था, 5 स्टेटमेंट्स थे। मैंने क्या किया कि उन 3 स्टेटमेंट्स को छाटा जो कि बिल्कुल एक दूसरे के बहुत करीब थे। जाहिर सी बात है, कोई एक व्यक्ति एक थ्योरी दे रहा है तो वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी बातें तो नहीं कहेगा, वो एक दूसरे से मिलती जुलती बातें कहेगा। तो ऐसे तमाम चीज़ें हो सकती हैं जिनको कि आप परीक्षा के समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और वो आपका सही भी हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है हर एक प्रश्न को टैकल करने के लिए। जी। हिंदी के पेपर हमारे गद्यांश आता है, 2 गद्यांश 10 नंबर के, उसको लेकर कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे कुछ शब्द दे दिया, टेक्निकल टर्म दे दिया, गद्यांश की मूल संवेदना पूछ लिया, उसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, ये सवाल जो है अब बिल्कुल वाजिब सवाल है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि गद्यांश में मेरे 8 आ रहे हैं नंबर, 7 आ रहे हैं 10 में। मैं इसके लिए ये कहूँगा कि आप एक सवाल को देख करके गद्यांश को मत पढ़िए, एक एक सवाल देखते हुए गद्यांश को मत पढ़िए। आप पहले पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए तल्लीनता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, उसके बाद सवाल सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि उस गद्यांश का केंद्रीय तत्व, केंद्रीय भाव भी आपको समझ में आ जाएगा, किस विषय में बातचीत हो रही है, और फिर आप प्रश्न की बारीकियों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप एक प्रश्न को उठाए और फिर उसका उत्तर ढूंढने लगे तो इसमें आपका समय भी बहुत जाता है, और कई बार जो है आप उसके सही जवाब तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, और मैं ऐसा करता भी हूं, और शायद ही कभी मेरा गद्यांश में कभी गलत हुआ। ठीक है। एक ये सवाल है कि पेपर टाइम में पेपर फर्स्ट पहले करें कि सेकंड पहले करें? ये सवाल अक्सर मतलब बच्चे जूझते रहते हैं, आधा इसको कर रहे हैं, आधे उसमें पहुँच गए, पहले कौन करना उचित रहेगा? देखिए, दरअसल ये सवाल भी बहुत उपयुक्त सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। हर एक व्यक्ति का अपना स्ट्रॉन्ग जोन होता है, हर एक व्यक्ति का अपना वीक जोन होता है। मेरे लिए पेपर 1 थोड़ा आसान लगता था मुझे, चूँकि बचपन से मेरी ट्रेनिंग वैसे मैथ से हुई थी। तो मैंने क्या किया, और मेरे लिए ये अभी भी मैं बाकी लोगों को भी यही सुझाव देता हूँ, चूँकि मैथ है, उसमें DI है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग है, ये सब सवाल आपके फ्रेश माइंड से बन सकते हैं जब आप एग्जाम में बिल्कुल नए नए गए हैं। जैसे ही आप 100 क्वेश्चन अगर हिंदी का सॉल्व करने लगे पहले, उसमें से कुछ सवाल नहीं बने आपसे, तो जल्दबाजी में मैथ के सवाल सॉल्व नहीं हो सकते हैं, या दिमाग पर एक बोझ आ जाए, थोड़ा दिमाग थक जाए, उसके बाद मैथ के सवाल नहीं सॉल्व हो सकते। तो मेरी तो मान्यता यही रहती है कि पहले पेपर 1 को सॉल्व किया जाए, और एक निश्चित टाइम दे दीजिए आप। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी प्रश्न होता है।
आप निश्चित समय दे दीजिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में थोड़े पीछे रह जा रहे हैं, पेपर 1 आपका कमज़ोर है, अगर मजबूत है फिर तो कोई बात ही नहीं है, समय तो बच जाएगा। पेपर 1 अगर आपका कमज़ोर है, ऐसी स्थिति में आप ये कीजिए कि 1.5 घंटा मैक्सिमम पेपर 1 के लिए समय दे दीजिए। जितने प्रश्न बने बना लीजिए, नहीं बनता है आप वहीं पर कलम रख करके पेपर 2 की तरफ चले जाइए। पेपर 2 बनाने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तब जाकर के पेपर 1 में आइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कर लेंगे। और अभ्यास तो इसके लिए ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में पीछे रह रहे हैं तो आप अभ्यास कीजिए, नियमित अभ्यास से टाइम मैनेजमेंट पर ज़रूर आपकी पकड़ बने। जी, अभ्यास कहाँ से करें, किन किन पुस्तकों का अभ्यास के लिए सलाह ले सकते हैं जी। आप? इसमें यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, अन्य चैनल, जो भी सहायता हो सकती है कुछ? इसमें मैंने पहले भी जो जिक्र किया, यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की जो आई है क्वेश्चन बैंक की किताब, उसका आप सहारा लीजिए। दृष्टि के पीछे दृष्टि में हर एक यूनिट के पीछे जो क्वेश्चंस हैं आप उनका सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मसलन मुझे ध्यान आ रहा है जिनसे कि मैं क्वेश्चन बनाया करता था। मैं उनके वीडियोस को नहीं देखता था, मैं उनसे सिर्फ क्वेश्चन बनाया करता था, उनके क्वेश्चन वाले वीडियोस देखता था। और उसमें अनुराज एकेडमी एक चैनल था, एक भाषमी एकेडमी भी चैनल था, हिंदी विथ ऋचा था, इंग्लिश कैंपस आप लोगों का चैनल है, तो इस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे चैनल्स को ढूंढ सकते हैं जहां पर इस तरीके के सवाल दिए जा रहे हैं। आप उसके बाद फिर आप अभ्यास करते रहिए। आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवीजन करते रहिए। आपने एक बार पढ़ लिया ठीक है, लेकिन आपको बार बार रिवीजन करते रहना होगा, तभी नोट्स आपका अपना होना चाहिए। कई लोग मुझसे मेरे नोट्स मांगते हैं कि आपका तो बहुत कम समय में JRF हो गया था, आप अपने नोट्स दे दीजिए। मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। मेरे नोट्स की भाषा मेरी है, मेरे नोट्स की समझ मेरे दिमाग की समझ है, आपके दिमाग की समझ कुछ और होगी, हो सकता है मेरे से ज़्यादा अच्छी हो सकता है मेरे से कमज़ोर हो। तो आप अपने नोट्स स्वयं से बनाइए। जी, ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए आप सब लोग जो नोट्स मांगते रहते हैं इनसे भैया से, उनसे भैया से, उनसे सर से, तो नोट्स स्वयं से बनाइए तो बेहतर होगा, जल्दी सफलता मिलेगी। नहीं तो भैया सफल हो जाएंगे, आप नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, एक हिंदी पट्टी का बड़ा बेसिक सा सवाल है, शिकायत भी है NTA से नॉर्मलाइजेशन को लेकर के नंबर कम कर दिए जाते हैं, इस पे क्या विचार है आपका, क्या समझ? देखिए, ये तो बहुत वैज्ञानिक सा इसका जवाब है, बहुत तार्किक जवाब है इसका। ये सवाल मेरे पास भी बहुत बार आता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा तो JRF रुक गया जी, मेरा तो नेट रुक गया जी, पॉइंट 1 की वजह से मेरा रुक गया। ये सारे आरोप जो है बेबुनियाद हैं। मैं इस तरीके से सख्त होकर के कोई असंवेदनशील बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है मैं वहीं बता रहा हूँ। इस देश में सबसे टफ एग्ज़ाम IIT का एग्ज़ाम माना जाता है। उस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। जितने भी गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आती क्यों है जरा हमें समझना होगा। ये तब आती है जब अलग अलग शिफ्ट में एक ही एग्जाम को लिया जाता है। सेम UGC नेट के एग्जाम में ज्योग्राफी के लिए कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, और उनका कट ऑफ भी आप देखेंगे कि नंबरिंग में होता है कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और परसेंटाइल की प्रक्रिया वहां पर आती है जब कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं किसी सेक्शन में, और वहां पर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। हिंदी का एग्जाम सामान्यतः 2 शिफ्ट में होता है। ऐसे में ये धारणा बिल्कुल बेबुनियाद है कि किसी का नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर घटते हैं। नहीं, अगर आपके शिफ्ट के सभी बच्चों का एवरेज नंबर निकाला जाता है और दूसरे शिफ्ट के बच्चों का एवरेज नंबर निकाला गया, उसमें पाया गया कि सेकंड शिफ्ट के बच्चों का, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा रहा हूं, अगर उनका एवरेज नंबर आपसे कम है, ऐसी स्थिति में उन्हें जितना कम है वो सब में ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसमें आपका नुकसान नहीं हुआ, उनका पेपर हो सकता है थोड़ा कठिन हो, इस वजह से उन सबके कम आए हैं। तो ऐसे केस में नॉर्मलाइजेशन किसी का घाटा न हो इसके लिए है, किसी को नुकसान हो इसके लिए नहीं है, किसी का घाटा ना हो इसके लिए। और दूसरी बात, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि पॉइंट 1 की वजह से मेरा रह गया। दरअसल ये भी एक सामान्य सी भूल है जिसको लेकर के आप जी रहे हैं, या फिर और खुद को सांत्वना दे रहे हैं, और आप जो है गुमान में रह रहे हैं कि मेरा तो इतने की वजह से रुक गया। नहीं, ये पॉइंट 1 नंबर नहीं है, ये पॉइंट 1 परसेंटाइल है। पॉइंट 1 परसेंटाइल है। अगर अब मान लीजिए कि हिंदी में अमूमन 40,000 के बच्चे अपीयर होते हैं, तो 40,000 बच्चे हैं और पॉइंट 1 से आपका नहीं हुआ है JRF या नेट, इसका मतलब है कि आप 4,000 बच्चों से पीछे हैं। तो आप इसको पॉइंट 1 मत देखिए, ये 100 में पॉइंट 1 है, 40,000 में ये 4,000 आप पीछे हैं। तो इस तरीके से आप सांत्वना देने की बजाय अपनी कमियों को पहचानिए, और जाहिर सी बात है कि जब आप कमियों को पहचानेंगे तो आप इस पर अटकेंगे नहीं, क्योंकि पॉइंट 1 से हो रहा है नहीं हो रहा है, आप कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा ला दीजिए, 20 नंबर ज़्यादा ला दीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तैयारी। ठीक है ऋतुराज जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने विषय हर एक टॉपिक पर अच्छे से बात रखी अपनी। और मुझे लगता है कि जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित सवाल नॉर्मली हो सकते हैं, किनसे संबंधित ये समस्या, उन पे हमने सब पे बात कर ली है। ठीक है, फर्स्ट पेपर की बात हम आगे वीडियो में, एक अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।
मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए, और जिनका सिलेक्शन हो जाए उनको अग्रिम बधाइयाँ। और ज़रूर अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके की हेल्प मिली हो तो ज़रूर आप साझा कीजिएगा, या जो भी आपके अन्य सवाल हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर फिर कभी वीडियो बनानी हो तो आपके सवाल, जो कि अभी तक तो ये नॉर्मल सवाल थे, इन पर हमने बातचीत करी, अगर आपका कोई विशेष सवाल हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।